फाइनली वी नो कि आखिर ईमू भाई को ऐसे डोनट बनाने का शौक आया कहां से, जहां पे उसने लूफी को लिटरली सीख कबाब बना दिया है। क्योंकि ईमू तो यार अकाइनू के वर्क का फैन है, जहां पे वो लूफी से कहता है कि तुम तीनों भाइयों के नाम तो अलग अलग हैं लेकिन काम बिल्कुल एक जैसे हैं, तीनों के तीनों चू। आई मीन ये तो नहीं कहता ईमू यार तहजीब वाला बंदा है, लेकिन ईमू ने जो काम करे हैं ना यार चैप्टर के अंदर बिल्कुल तहजीब वाले नहीं है। काफी बुरी तरीके से यहाँ पे लूफी को पेला है, लिटरली उसका सीख कबाब बना के रख दिया यार। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो, तुम लोगों को यार वीडियोस पसंद आ रही हो, तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो भाई। चैप्टर 1189 का टाइटल है किंग ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे चैप्टर के कवर पेज में हम देखते हैं भाई बापू के 3 बंदर, यानी कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, जहां पे तीनों यार जोरो, सांजी और लूफी बन रखे और नाम ही आप उनको काफी सुना रही होती है। अब वेल ये कवर पेज यहाँ पे जितना ज्यादा फनी है, चैप्टर तो उतना ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि शुरुआत से ही हम देखते हैं कि लूफी की काफी बुरी हालत हो रखी है। जब हमने देखा था कि ईमू ने अपनी न्यू स्वॉर्ड यानी कि वोहू, जिसका पूरा नाम है स्वॉर्ड ऑफ नथिंगनेस, उससे यहाँ पे लूफी को पियर्स कर दिया था। लिटरली हम देखते कि ईमू स्वॉर्ड को लेके लूफी को एक ट्री के ऊपर पिन कर देता है। लिटरली उसकी पूरी चेस्ट और जो ट्री है यहाँ पे पियर्स हो रखा था, यहाँ पे लूफी एक ट्री के ऊपर पिन हो जाता है। एंड ईमू यहाँ पे कहता है कि ये जो वोहू स्वॉर्ड है ये यहाँ पे कंप्लीटली जो लाइफ फोर्स है उसको धीरे धीरे करके ड्रेन करने लग जाती है। जैसा हमने पहले देखा ही था कि जब यहाँ पे ईमू ने स्वॉर्ड को समन किया था, लिटरली आसपास का पूरा जंगल सूख गया था यार। एंड वेल लूफी को इतनी बुरी तरीके से मारना इतना बुरा था भाई, मैंने काइडो के टाइम पे भी नहीं देखा था। हाँ काइडो ने भी काफी ज्यादा पेला था, लेकिन भाई यहाँ पे स्वॉर्ड से चेस्ट को पियर्स कर देना, डोनट यानी कि सीख कबाब बना देना लूफी का। जिस चीज को सडनली सबसे पहले उसॉप सेंस करता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लूफी के साथ गड़बड़ हो गई है, जिसको यहाँ पे वो नामी को भी बताता है। नामी कहती है अबे क्या बात कर रहा है, ऐसा बुरा बुरा मत बोल भाई, लूफी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बट फिर जिम्बे नामी की बात को काटते हुए कहता है कि उस पर्सन को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पर्सन ने इस जायंट यानी कि लोकी तक को पेल दिया। जहाँ पे फिर लोकी भी कहता कि हाँ यार लूफी की जो हाकी है धीरे धीरे करके कम हो रही है। एंड इस चीज को यहाँ पे जिम्बे भी मेंशन करता कि लूफी की हाकी धीरे धीरे करके काफी वीक होते जा रही है। ईमू वहाँ पे लूफी के साथ सीख कबाब बनाने में लगा हुआ है। एंड ब्रुक का तो यहाँ पे अलग ही कुछ चल रहा है, वो तो भाई गुनको के पास बैठ के, यहाँ पे फ्रैंकी भी हम देखते हैं उसके पास बैठ के यहाँ पे उसको होश में लाने की कोशिश करता है। उसको यहाँ पे कोई सुध नहीं है कि भाई लूफी के साथ क्या चल रहा है। एंड इस सीन को देख के उसॉप अपनी स्नाइपर को लेता है, गुनको के ऊपर ही पॉइंट करके रखता है कि भाई मुझे भरोसा नहीं है कब यहाँ पे उठ जाए, कब हम लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाए। जिस बीच हम ये भी देखते हैं कि जब ब्रुक गुनको को उठाने की कोशिश कर रहा था, रागनिर बीच में आता है और उससे कहता है कि आखिर तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसकी बातों को ऑब्वियसली चॉपर यहाँ पे ट्रांसलेट करता है, जहाँ पे चॉपर सब लोगों को बताता है कि रागनिर ही वो पर्सन है जिसने यहाँ पे गुनको को फ्रीज किया है। जिस चीज को सुन के ऑब्वियसली सब लोग शॉक रह जाते हैं और यहाँ पे ब्रुक तो काफी गुस्सा हो जाता है कि आखिर तूने इसको फ्रीज क्यों किया यार। बट ऑब्वियसली ब्रुक तो शूरी को अपनी बेटी की तरह ही देखता है और यही एक्सप्लेनेशन वो रागनिर को देता है कि ये यार मेरी बेटी की तरह है और इसको पक्का यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया हो, इस चीज की वजह से यहाँ पे हम लोगों के ऊपर अटैक कर रही थी। एंड इस चीज के बारे में सुन के यहाँ पे रागनिर तो काफी कंफ्यूज लग रहा होता है। वो सोचता कि एक स्केलेटन और एक ह्यूमन आपस में बाप बेटी कैसे हो सकते हैं भाई। बात तो सही है। बट इन सब लोगों की बातचीत यहीं पे इंटरप्ट होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा सा जायंट का शिप यहाँ पे भाई उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके ऊपर गर्ड, हाशुद्दीन, चॉपर बैठे होते हैं और शिप जाता है सीधा लोकी के ऊपर जा टकराता है। ऑलरेडी भाई काफी ज्यादा इंजर्ड था, इससे और ज्यादा इंजर्ड कर दिया इन लोगों ने उसको। शिप के लिटरली टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, गर्ड और चॉपर हवा में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चॉपर अपने गार्ड पॉइंट को यूज करके गर्ड को तो सेव कर लेता, पर वही यहाँ पे हाशुद्दीन उसका तो भाई काफी बुरा हाल हुआ है। गर्ड और चॉपर तो अपने में लगे हैं, वो यहाँ पे उसको थैंक यू बोलने के साथ काफी क्यूट और डिपेंडेबल भी बोलते हैं, जिस चीज को सुन के ऑब्वियसली चॉपर सार्केज़म मारता है कि अबे यार तू मेरे को यहाँ पे थैंक यू और क्यूट बोलेगी तो मैं खुश थोड़ी हो जाऊंगा। बट फिर तभी फाइनली यहाँ पे गर्ड को होश आता है कि अरे यार लोकी तो काफी इंजर्ड है। वो लोकी के पास जाती है उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन लोकी कहता अबे सालो तुम्हारे आने से पहले मैं ठीक था, तुम्हारे आने की वजह से मैं और ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि हाशुद्दीन, गर्ड और चॉपर तो विलेज के अंदर थे, वो लोग भाई बच्चों को सेव क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे क्यों आ गए, तो भाई जारुल ने उन लोगों को भेजा, क्योंकि वो कहता है कि अगर वो लोग बच्चों को सेव भी कर लेंगे तब भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन विलन है यानी कि ईमू वो ऑलरेडी एल्बाफ के अंदर आ चुका, तो पहले उसको यहाँ पे रोकना पड़ेगा यार। जिसके साथ साथ जारुल हाशुद्दीन को मेंशन करता है कि उसे क्या लगता है ये सारा जो डिसीजन है एल्बाफ को कंट्रोल में लेने का वो रेवरी के अंदर मेड किया गया। ऑब्वियसली नहीं यार, ये सारा डिसीजन उसी मैन ने लिया होगा। जिस चीज को सुन के हाशुद्दीन पहले शॉक में रहता है कि किस मैन की बात कर रहा है, लेकिन जब यहाँ पे वो लोकी के पास आया
लूफी उसको सारी बातें सच सच बता देता है, जहाँ पे हम फ्लैशबैक के अंदर चलते हैं। सो सीन चलता है उसी दिन की तरफ जिस दिन लूफी ने निडॉग फ्रूट को कंज्यूम करके हाराल्ड को जान से मार दिया था, और वो यहाँ पे शैंक्स और बाकी लोगों से बात कर रहा था कि आखिर अब यहाँ पे वो लोग क्या कर सकते हैं। जहाँ पे लूफी ऑब्वियसली काफी गुस्से में था, उसको तो बस रिवेंज लेना था उसके फादर और बाकी सारे यहाँ पे जो सोल्जर्स मरे हैं उन लोगों को लेके। जिस चीज को सुन के शैंक्स ऑब्वियसली उसको रोकने की कोशिश करता है कि तू यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन लूफी भी कहता है कि अबे मेरा फादर यहाँ पे जान से मरा, तेरा यहाँ पे क्या जा रहा है। लेकिन यहाँ पे शैंक्स कहता है कि मेरा भी जो दोस्त है, मैं भी यहाँ पे रिवेंज लेना चाहता हूँ। लेकिन आखिर तू रिवेंज लेगा किससे? तुझे पता भी है तेरे को किसको मारना है, कौन तेरा एनिमी है, कौन तेरा यहाँ पे साथ दे पाएगा। जिसको सुन के ऑब्वियसली लोकी कहता अबे वर्ल्ड गवर्नमेंट ही होगी ना, उनको यहाँ पे मैं मारने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन शैंक्स उसको समझाता है कि अबे इतनी आसान चीजें नहीं है, क्योंकि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है बस ये छोटा सा उनका प्लान नहीं कि एल्बा को कब्जा कर लेना। यहाँ पे उनका प्लान काफी ज्यादा बड़ा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट काफी जल्दी एक वॉर को वेज करने वाली है यार। जिसके साथ साथ शैंक्स उसको समझाता है कि तेरे फादर को मैनिपुलेट करने वाला कोई ऐसा वैसा वर्ल्ड गवर्नमेंट का आदमी नहीं था, बल्कि किंग ऑफ द वर्ल्ड था। एंड इस चीज को सुन के ऑब्वियसली जारुल जो कि थोड़े वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के बारे में जानता है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे कहता है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को बताया गया कि भाई वर्ल्ड के थ्रोन पे कोई नहीं बैठ सकता, वो थ्रोन हमेशा से एम्प्टी रहा है। जहाँ पे शैंक्स फिर और चीजें उन लोगों के आगे रिवील करने की कोशिश करता है, लेकिन गभान उसको रोक देता कि अबे शैंक्स तो कुछ ज्यादा ही चीजें यहाँ पे रिवील कर रहा है। लेकिन शैंक्स कहता अबे कौन सा ये लोग मेरे ऊपर बिलीव कर ही लेंगे, इन लोगों को भी जानने का हक है, क्योंकि आखिर हाराल्ड को किसने मारा इन लोगों को भी पता होना चाहिए ना यार। जिन सारी चीजों को सुन के लोकी तो यहाँ पे लिटरली हंसने लगता है कि तू किसी किंग की बात कर रहा है, मैं उसको भी यहाँ पे मार के रिवेंज जरूर लूंगा यार। लेकिन शैंक्स उसको समझाते हैं कि अबे इतनी आसान चीजें यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो जो पर्सन है कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। जब शैंक्स खुद भाई होली लैंड के अंदर यहाँ पे गया था, उसकी पावर काफी मिस्टीरियस और काफी ज्यादा थी यार। जिस चीज को फील करने के बाद शैंक्स यहाँ पे लोकी से कहता है कि तुझे क्या लगता है अगर कोई उस पर्सन को हरा सकता तो क्या अभी तक उसको हरा नहीं देता। एंड ये बात सुनते ही लोकी के दिमाग में सबसे पहले भाई यहाँ पे रॉक का ख्याल आता है कि रॉक से वो पर्सन हो सकता था जो कि ऐसे पावरफुल फोर्स को हरा सकता हो। बट तुमको क्या लगता है लोकी किसी के ऑर्डर्स को सुनने वाला है? उसको तो भाई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे वर्ल्ड गवर्नमेंट हो चाहे वर्ल्ड का किंग हो, वो तो यहाँ पे भाई निकल देता है सी के सफर में वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट करने के लिए और इस किंग को टेक डाउन करने के लिए। बट लोकी फिर काफी खुश होकर अनाउंस करता है कि ये तो भाई काफी बढ़िया चीज है कि वर्ल्ड का किंग खुद यहाँ पे एल्बाफ के अंदर आया, अब तो भाई उसको मैं पहल गिराऊंगा। एंड हार्जुदिन भी लग ये तो भाई काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है थिंक करने का। बट फिर हार्जुदिन भी अपने आप को करेक्ट करते हुए कहता है कि एकदम सही कह रहा है यार तो लोकी, मेरे को भी बस एक दो शॉट उसके ऊपर लेने दियो आखिर, क्योंकि मेरे को भी अपने फादर का रिवेंज लेना यार। ये लोग तो भाई ईमू के ऊपर ऐसे यहाँ पे रिवेंज लेने की बात कर रहे हैं मानो ईमू कोई छोटा मोटा विलन हो। यहाँ पे जस्ट अभी उसने लोकी को पेला है, हार्जुदिन को तो लिटरली वन शॉट कर दिया था उसने। जिसके साथ साथ लूफी का जो हाल किया है ना यार, जहाँ पे लूफी की तरफ भी सीन चलता है। एंड हम देखते हैं कि लूफी को यहाँ पे भाई एक पेड़ से पिन करने के बाद यहाँ पे ईमू उससे कहता है कि तू यहाँ पे हिल नहीं सकता ना, ये चीज काफी बढ़िया है। एंड इसके बाद तुरंत यहाँ पे वो एक और नई स्वॉर्ड को समन करता है अपने पीछे से, जिसका नाम यहाँ पे होने वाला है स्वॉर्ड ऑफ द सी गॉड। एंड इस वेपन को लेके लिटरली यहाँ पे वो लूफी को एक और बार पियर्स कर देता है, जहाँ पे अब दो स्वॉर्ड ने लूफी को कंप्लीटली पियर्स करके पेड़ के ऊपर पिन कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी काफी बुरी हालत हो रखी है, वो यहाँ पे बोल भी नहीं पा रहा, बस उसके मुंह से यहाँ पे ब्लड निकले जा रहा है। जिस चीज को देख के ईमू तो यार काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। ही इज लाइक आखिर तू ऐसी कितनी स्वॉर्ड अपने अंदर ले पाएगा जब तक तू मरेगा नहीं। एंड फिर यहाँ पे वो कहता है कि तेरा ये जो नाम है मंकी डी लूफी, ये काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। जहाँ पे फिर वो लूफी के दो भाइयों यानी कि एस और साबो की भी बात करता है। एंड कहता है कि कैसे एक जो था वो मरीन के हाथों मारा गया और दूसरा अपने आप को काफी बड़ा समझ रहा है रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करके, लेकिन तीनों के तीनों एक जैसे हैं। ईमू यहाँ पे कहता है कि तीनों भाई एक जैसे हैं, एकदम इल मैनर्ड है। कहना तो यार वो हूतिया चाहता था, लेकिन भाई ईमू थोड़ा तहजीब वाला बंदा तो बस इल मैनर्ड कह के छोड़ देता है यार। पर सोचो यार, ईमू ने यहाँ पे लूफी की ऐसी हालत कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस सीन को मेंशन करता है जिस सीन से सबसे ज्यादा लूफी को पेन मिलता है, यानी कि एस की डेथ यार। ईमू लिटरली कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा लूफी की बेइज्जती करने का, उसके नाम को डिस्गस्टिंग कहता है, उससे कहता है कि तू काफी वीक है, तू जॉय बॉय यार हो ही नहीं सकता, कि इस पावर के साथ तू कर क्या रहा है साले। जिसके साथ साथ सीन चलता है जोरो और सांजी की तरफ। एंड हम देखते हैं कि जोरो और सांजी को भी यहाँ पे फाइट करने में काफी मुश्किल हो रही है, क्योंकि ईमू ने यहाँ पे सॉमर्स और किलिंगम को बफ तो दे दिया है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे कि ईमू दोनों को नए वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। एंड यही सीन हम देखते हैं कि सॉमर्स और जोरो की फाइट होती है। जोरो लिटरली उसी मूव को यूज करता है जिससे उसने किंग को डिफीट किया था। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली कॉन्कर
अरासाकी की काफी तगड़ी वेव होती है, लेकिन यहाँ पे सॉमर्स अपने न्यू वेपन को यूज करता है, लिटरली उस अटैक को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है भाई। सॉमर्स ने लिटरली उस अटैक को ब्लॉक कर लिया जिसने भाई किंग को डिफीट किया था, जहाँ पे फिर सॉमर्स अपने वेपन्स के बारे में इन्फॉर्म करने लगता है कि कैसे ये जो वेपन्स है वो उन 19 किंग्स के हैं जिनने भाई सबसे पहले यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया था। एक्चुअली थे तो यार किंग्स 20, लेकिन हम लोगों को पता है कि शायद से जो लिली थी वो यहाँ पे छोड़ के चली गई थी, तो यहाँ पे 19 वेपन्स को हम कंसीडर करते हुए आए हैं। जिसके साथ साथ अभी जो सॉमर्स स्वॉर्ड यूज कर रहा है उसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ रेथ, जिसको यूज करके उसने यहाँ पे जोरो के अटैक को ब्लॉक किया। और वो यहाँ पे कहता है कि ये जो 19 वेपन थे जो कि पास्ट के टाइम पे किंग्स विल्ड किया करते थे, उन लोगों ने वर्ल्ड को सबड्यू किया था यार, जिनको ईमो ने अपनी ओमन पावर्स को यूज करके इन सारे गॉड्स नाइट के मेंबर्स को यहाँ पे ग्रांट करी है। जहाँ पे वो कहता है कि ये जो सारे लेजेंड्स हैं, ये जो कहानियां हैं किंग्स की और ये 19 वेपन्स की, ये जो उन लोगों की फैमिली है यानी कि गॉड्स नाइट की जो फैमिली है, उन लोगों के अंदर काफी यहाँ पे टाइम से पास ऑन की जा रही है। जहाँ पे लिटरली स्वॉर्ड ऑफ रेथ को यूज करके सॉमर्स जोरो के अटैक को पुश बैक कर रहे थे और हम देखते हैं कि जोरो पीछे जाके काफी दूर गिरता है। यहाँ पे जोरो भी अब इंजर्ड हो चुका है यार। एंड वहीं सीन चलता है किलिंगम वर्सेस सांजी की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि किलिंगम का भी वेपन एक नए स्पीयर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है जिसका नाम है लॉन्गिनस, स्पीयर ऑफ होली लाइफ। एंड अब इस वेपन को यूज करके किलिंगम भाई सांजी से फाइट करने वाला है। लिटरली सॉमर्स और किलिंगम को काफी बफ तो मिल ही चुका था, लेकिन इन स्वॉर्ड को यूज करके और ज्यादा ये लोग पावरफुल बन चुके हैं भाई। जहां से सीन अब चलता है लूफी और ईमू की तरफ और हम देखते हैं कि ईमू इस बार एक काफी बड़ी सी एक्स को समन करता है जिसका नाम शिंगटियान बताया गया है, जिसको तुम एक्स ऑफ हेवनली पनिशमेंट भी कह सकते हो, जिसको यूज करने से पहले ईमू कहता है कि ये जो वेपन है भाई तेरे को अब स्टैब नहीं करेगा बल्कि तेरे को टुकड़ों टुकड़ों में काट देगा। और यहाँ पे वो ये तक कहता है कि अपने आप को यार ऑनरेबल समझ, क्योंकि तू उस एक वेपन से मारा जा रहा है जिसने भाई वर्ल्ड को सबड्यू किया था। एंड वेल ये कहते ही ईमू अपनी एक्स को स्विंग करता है, लूफी को लिटरली टुकड़ों में काटने वाला है। लेकिन एंड मोमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे एंट्री होती है स्कोपर गब्बान की। आते ही अपनी दोनों एक्स को यूज करता है, ईमू के अटैक को ब्लॉक कर लेता एंड यहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी है। लूफी को भाई यहाँ पे सेव करने के लिए रेडी है, क्योंकि यार लूफी को कोई ना कोई चाहिए इस हालत में उसको बचाने के लिए। क्या यहाँ पे गबान भाई काफी देर तक ईमू के सामने टिक पाएगा भाई? सो यार होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोगों को एनर्जी थोड़ी डाउन लगे, इसके साथ अगर वीडियो थोड़ी लेट हो जाए तो भाई मेरी तरफ से सॉरी, क्योंकि यार थोड़ा सा फीवर है जिस चीज की वजह से मैं प्रॉपर्ली वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ये वीडियो भाई काफी ज्यादा देर में रिकॉर्ड हुई, कम से कम 1.5-2 घंटा लग गया भाई इसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में। सो एनीवेज अगर तुम लोगों को वीडियोस पसंद आ रही भाई वीडियो को लाइक करना। मैं मिलता तुमसे ऐसी और क्रेजी चैप्टर रिव्यू वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।